हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैतव्य क्लासेस में। डेली की तरह हम लोग जो न्यूज़ को कवर करते हैं और ये जो भी हम न्यूज़ पढ़ते हैं ये हमारे करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। और इसमें हम लोग डेली उसी चीज़ को पढ़ते हैं, डेली हेडलाइंस को या फिर उसके अंदर के मटेरियल को गौर करते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो। अन्यथा हम वैसे न्यूज़ को कवर नहीं करते हैं जिसकी कोई ज़रूरत ही ना हो। अलग अलग पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आप सभी का। आज का जो प्रमुख हेडलाइंस है, आप लोग को पता होगा कि बार बार चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को कह रही है। तो एसबीआई को लास्ट बार चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए 12 मार्च तक का समय दिया गया था, जिसमें एसबीआई ने उसे जून तक बढ़ाने के लिए बारे में बात की थी, लेकिन ऐसा समय नहीं बढ़ाया गया और 12 मार्च को उसे जारी करने के लिए कह दिया गया। देखते हैं कि 12 मार्च को कुछ चुनावी बॉन्ड उन्होंने जारी किया और इसी के तहत फिर देखते हैं कि इसकी जो सुप्रीम कोर्ट ने उसे एसबीआई को दोबारा फटकार लगाई है कि ऐसा इन्होंने इसलिए लगाया क्योंकि ये पूरी तरीके से जारी नहीं किया गया था, इसलिए ये कोई यानी कि किस्तों में जारी किया जा रहा है। इसलिए एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी ज़्यादा फटकार लगाई और उन्हें इस बात के लिए शर्मिंदगी महसूस भी कराई कि आपको ये चीज़ जल्दी से करना चाहिए। वहीं अब इसके लिए 21 मार्च तक चुनावी बॉन्ड योजना संबंधित सभी जानकारी यानी कि जितनी जानकारियां सभी जानकारियां पूरी तरीके से खुलासा करने को कहा है। कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड से संबंधित सभी जानकारियों का खुलासा करने का और जैसे ही ये चुनाव आयोग के पास जाएं और उन्हें तुरंत जारी करने का निर्देश दिया गया है। इसकी सुनवाई 5 पीठ कर रही है। पीठ में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति BR गवई, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल है। उसमें जो एक मुख्य है वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की अगुवाई में ये पीठ कार्य कर रही है। वहीं देखते हैं कि बार बार CBI के द्वारा ED के द्वारा समन जारी किया जा रहा है दिल्ली के CM केजरीवाल पे। ये किसी भी चीज़ के लिए वहाँ जा ही नहीं रहे हैं ED के पास। फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी सोचिए कि आखिर अगर कोई व्यक्ति गलत नहीं है, सही नहीं है, वो क्यों नहीं जा रही है इसका ब्यौरा देने के लिए। बार बार अभी हाल ही में जल बोर्ड मामले में भी ED के समन पर पेश नहीं हुए केजरीवाल, यानी कि ED के समन पर पेश करने के लिए इन्हें बोला गया था। किसके लिए? जल बोर्ड मामले में, जो कि इन्होंने ये नहीं गए क्योंकि दिल्ली में जल मंत्रालय के थ्रू ये देखा जा रहा है कि जल विभाग में भी काफ़ी सारा घोटाला देखने को मिला है। चलिए आगे देखते हैं जो आज के प्रमुख खबर है। हाल ही में नितिन गडकरी जी आज ही के दिन पत्रकारिता के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। नितिन गडकरी को नहीं, नितिन गडकरी जी देंगे। वहीं बिहार में चुनाव के संबंधी में 17 भाजपा को 17 सीट और जदयू को 16 सीट पर लड़ेगी। ये कुछ नहीं है। चलिए, ये जो है हमारे साइंस के लिए काफ़ी सारा योगदान वाला क्वेश्चन है। ये हमें साइंस में पूछा जा सकता है। मानव प्रोटीन से इबोला विषाणु बढ़ता है और अपनी तादाद बढ़ाता है। अब इबोला विषाणु क्या होता है इसके बारे में देखते हैं कि इबोला विषाणु के प्रजनन के तौर तरीके का पता लगाया गया है, जिससे इस बीमारी के रोकथाम को संभावित दवा का मार्ग प्रशस्त हो चुका है। ये विषाणु जो है यूबिक्यूटिन नामक मानव प्रोटीन के साथ क्रिया करता है और इस विषाणु का सबसे अधिक प्रकोप अफ्रीका के उपसहारा क्षेत्र में देखा गया है। वहीं कनाडा स्थित, जिन्होंने ये लेख लिखा है, कनाडा स्थित मॉन्ट्रियल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राफेल नाजमानोविच ने कहा है कि इबोला विषाणु की VP लगभग 35 प्रोटीन की यूबिक्विटिन के बीच संबंध का परीक्षण करने के लिए प्रयोगात्मक एवं कंप्यूटरीकृत प्रावधानों के साथ साथ इस्तेमाल किया गया है। वहीं इबोला एक प्रकार का रक्तस्राव बुखार है, जो कि इबोला विषाणु के विभिन्न प्रजातियों की वजह से होता है। इसके जो कुछ लक्षण है, फ्लू जैसे लक्षण सामने आते हैं, जैसे कि बाद में उल्टी होता है, रक्तस्राव होता है, स्नायु संबंधी दिक्कतें आती है और किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से 4 से 21 दिन के भीतर संक्रमण के लक्षण नजर आने लगते हैं। यानी कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले लक्षण है और इसके विषाणु शरीर के तरल पदार्थों के सीधे संपर्क में फैलते हैं।
यह एक प्रकार क्या रक्तस्रावी बुखार है जो इबोला विषाणु की विभिन्न प्रजातियों की वजह से देखा जाता है। ये आप देख सकते हैं, शॉर्टकट में दिया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसे नोट कर सकते हैं, या ना को नोट करें वो तो भी सुनने से आपको याद हो गया होगा। वहीं अगला खबर देखते हैं कि हम लोग, आप लोग को पता होगा दोस्तों, हम लोग जो भी खबर देखते हैं कि वो इम्पोर्टेंट न्यूज़ ही डेली कवर करते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो आप लोग इसमें नए हैं, कृपया करके एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को दोस्तों में शेयर करें। और आपको पहले ही बता दें कि ये जो वीडियो है हम लोग डेली जनसत्ता या दैनिक भास्कर, ये दो में से कोई एक न्यूज़पेपर, यानी कि ज़्यादातर देखते हैं हम जनसत्ता को ही कवर करते हैं। उसके जो प्रमुख प्रमुख हेडलाइंस होते हैं हम उसके अंदर जाते हैं और उसके जो प्रमुख न्यूज़ होते हैं उसे हम देखते हैं। वहीं देखते हैं कि मारपीट के मामले में अभी यूट्यूबर एल्विस यादव की पेश की वारंटी हासिल करेगा गुरुग्राम पुलिस, याचिका पर सुनवाई करने की बात। वहीं देखते हैं कि इनकी याचिका अभी तक सुनवाई नहीं की जा रही, क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा है अभी वकीलों का हड़ताल चल रहा है, इसके कारण से ऐसा नहीं हो पा रहा। और कुछ ही समय उसी दिन देखते हैं कि उनके एल्विस यादव के जो पिताजी हैं राम अवतार यादव जी, वे भी वहाँ उनसे मिलने के पहुँचे। इस अवसर पर दोनों काफ़ी ज़्यादा भावुक हो गए। ये कुछ खास न्यूज़ नहीं है, आगे आप पढ़ सकते हैं। लगभग 1000 करोड़ की पेड़ की कटाई के कारण कोर्ट ने डीडीए और वन अधिकारियों को भेज दिया है अवमानना का नोटिस। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय के निकट एक संपर्क सड़क के निर्माण के लिए दक्षिण रीज भूमि के वृक्षों में समेत लगभग 1000 से अधिक पेड़ कटाई को लेकर डीडीए के उपाध्यक्ष और वन विभाग के प्रधान सचिव को सोमवार को अवमानना नोटिस जारी कर दिया गया। वहीं डीडीए की भूमि पर 400 और वन भूमि पर 700 पेड़ कटे गए हैं। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा न्यूज़ है जो कि भाषाओं को बचाने की ज़रूरत है। ऐसा इसलिए है कि ये सभी चीज़ हमें पढ़ना चाहिए। ये हमारे मुख्य परीक्षा में काफ़ी सारा योगदान दे सकता है। हम लोग जो ये करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़ एनालिसिस करते हैं, ये अलग अलग परीक्षाओं में आपके लिए काफ़ी सिद्ध होगा, चाहे वो यूपीएससी हो या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो, सभी के लिए ये क्या है, बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगा। आप एक बार पढ़ें और कहीं से क्वेश्चन मिला करके देखें कि आपको कैसा अनुभव होता है और इसके जानने के बाद क्या आपको जानकारी प्राप्त होती है कि नहीं। आप इस न्यूज़ को ज़रूर पढ़ें ताकि आपका उत्तर लेखन में ये काफ़ी सारा मदद कर सकता है। देखते हैं, पूरी दुनिया में 15,000 से अधिक भाषाएं दर्ज हैं, लेकिन आज उनमें से आधी से ज़्यादा मर चुके, यानी कि विलुप्त होते जा रहे। इसका कारण इन्होंने उपयोग से वंचित कर देना, यानी कि कई सारे जगहों पे देखते हैं उस भाषा का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, जिस कारण से ये खत्म होते जा रहा है। वहीं भारत की तमाम स्थानीय भाषाएं बोलियां अंग्रेजी के बढ़ते प्रभाव के कारण संकटग्रस्त है। भारत में भी कई सारे भाषाएं बोले जाते हैं, जिसके कारण ये क्या है, अंग्रेजी कारण संकटग्रस्त हो गया है। व्यावसायिक, प्रशासनिक, चिकित्सा, अभियांत्रिक तथा प्रौद्योगिकी की आधिकारिक भाषा बन जाने के कारण अंग्रेजी हम देखते हैं कि डॉक्टर हो या फिर इंजीनियर्स हो, ये सभी ज़्यादातर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण वह अपने मूल भाषा को क्या कर रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। ये जरूरी है कि हमें अपने मूल भाषा को भी याद रखना चाहिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 121 भाषाएं और 234 मातृभाषा के बारे में पता चला था कि कितने भाषाएं बोले जाते हैं। वही नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी एंड लिविंग टंग्स इंस्टीट्यूट फॉर एंडेंजर्ड लैंग्वेज के अनुसार हर पखवाड़े का भाषा की मौत हो रही है लगभग, और सन 2100 तक भूमंडल में बोली जाने वाली 7000 से भी अधिक भाषाओं का विनाश हो सकता है। विनाश हो सकता है मतलब खो सकता है। वहीं मिस्र के पिरामिड की मरम्मत को लेकर के दुनिया भर में विरोध किया जा रहा है। ये मिस्र की पिरामिड, ग्रेट पिरामिड, एक महान सभी की काबिलियत और जीवटता के प्रतीक के रूप में खड़ा है, लेकिन ग्रेट पिरामिड और उसके पास के बने 2 अन्य पिरामिड अब वैसे नहीं रहे जैसे कि पहले थे, और इन्हें सुधारने के बारे में बात किया जाए तो उसके गुस्सा चल रहा है कहीं जगह से, अब मानना विरोध हो रहा है। वहीं शरीर में हम लोग अभी प्लास्टिक का इतना प्रयोग बढ़ गया है कि लगभग आज के समय में शरीर में प्रत्येक दिन हम लोग 5 ग्राम से ज़्यादा प्लास्टिक के कण अपने अंदर में लेते हैं किसी न किसी रूप में। अध्ययन के अनुसार पता चला है कि प्लास्टिक के करीब 10,000 प्रकार के रसायन पूरी दुनिया में बिना रोक टोक मिलाए जा रहे हैं, यानी कि कई बार हम ये भी देखे हैं कि चावल भी प्लास्टिक के बने हुए आ रहे हैं आजकल। वहीं चीन सबसे ज़्यादा प्लास्टिक प्रदूषक फैला रहा है, इसके बाद इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा प्लास्टिक प्रदूषण फैलाने वाला चीन, इंडोनेशिया,
अध्ययन से बताते हैं कि बाटल के पानी में माइक्रोप्लास्टिक ज़्यादा है और प्रदूषण इसकी सबसे बड़ी वजह है। और हमारे समुद्र, नदियाँ, मिट्टी, हवा और बारिश में पानी में प्लास्टिक पहुंच गया है। और ये होता क्या है कि ये जब हमारे शरीर के अंदर जाता है, ये हमारे अंदर के कई सारे अंगों को क्या करता है, क्षति पहुंचाता है। वहीं मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के अध्ययनकर्ताओं ने नई रिपोर्ट में यह दावा किया है कि इसमें कहा गया कि प्रति सप्ताह औसतन 5 ग्राम प्लास्टिक मानव शरीर में पहुंच रहा है। यानी कि प्रत्येक सप्ताह लगभग 5 ग्राम प्लास्टिक हमारे शरीर के अंतर्गत जा रहा है, जो खतरनाक है। और शोधकर्ताओं ने मानव जठरांत्र संबंधी मार्ग में कैंसर कोशिका पर छोटे प्लास्टिक कणों के प्रभाव की जांच भी की है। अनुमान के अनुसार लगभग 2050 तक समुद्र में पहुंचे प्लास्टिक का वजन मछलियों के कुल वजन से ज़्यादा होगा। यानी कि अभी वर्तमान में जो पूरे समुद्र में मछली है उसका जो कुल वजन है उससे ज़्यादा हो जाएगा प्लास्टिक का वजन जो कि समुद्र में जा रहा है। एक साल में लगभग 11,885 से 1,93,200 माइक्रोप्लास्टिक का शरीर में पहुंचता है। सिर्फ एक साल में इतना माइक्रो के स्तर पे पहुंच जा रहा है। वहीं शरीर में कहाँ कहाँ से आ रहा है प्लास्टिक, आप यहाँ से आराम से देखते हैं। मनुष्य के शरीर में अलग अलग जगहों से पानी के थ्रू या फिर भोजन के थ्रू क्या कर रहा है, प्लास्टिक के कण शरीर में पहुँच रहा है। वहीं माँ के दूध में भी माइक्रोप्लास्टिक, माँ के दूध तक में माइक्रोप्लास्टिक मिलने की पुष्टि कर दिया गया वैज्ञानिकों ने। अब जो हम खाएंगे पिएंगे वही ना हमारे शरीर में बनेगा। वहीं नीदरलैंड के वैज्ञानिक को मांस के 8 में से 7 नमूने में माइक्रोप्लास्टिक मिला, तो दूध के 25 में 18 नमूने में ऐसा चीज़ मिला है। समुद्री नमक मछलियां खाने वाले को प्लास्टिक भी परोसा जा रहा है और अध्ययन से इस पाचन तंत्र की आंत से लेकर के कोशिका के खतरा माना जा सकता है। वहीं मोटापा, इसके लीवर रोग, मोटापा, माँ के गर्भ में मौजूद भ्रूण का विकास रुकने के भी दावे किए जा रहे हैं। इसके बचाव के लिए क्या क्या किया जा सकता है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग करना चाहिए। एक ही बार प्रयोग करने के बाद वो क्या हो जाना चाहिए, डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए। करीब 98 देशों में 2022 तक इन पर आंशिक रूप से प्रतिबंध लगे थे। यानी कि वैसा प्लास्टिक जिसको हम एक ही बार प्रयोग में ला सकते हैं उस पर क्या हो गया था, प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन ये अभी तक संभव नहीं हो पाया है कि सभी देश ऐसा कर सके, और आज हमारे देश में भी ऐसा कुछ सामने नहीं आया है। फ्रेंड्स, ये हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा सही है, इसलिए इसे पढ़ना पड़े भी। वहीं देखते हैं कि भारत में ये लागू करने के लिए लागू किया गया, जहाँ अमेरिका ने इसे कायदा साबित नहीं किया। अमेरिका के कानून को अमेरिका को यह कानून रास नहीं आ रहा है। उनके जो विदेश मंत्री हैं मैथ्यू मिलर ने बयान जारी कर कहा है कि अमेरिका सरकार सीए को लेकर चिंतित है। वह भारत में अमेरिकी के टुक के शब्दों में कहा कि वहीं भारतीय विदेश मंत्री ने उन्हें सीधी तौर पे कहा है कि ये जो 2019 अधिनियम 2019 भारत का आंतरिक मामला है और इस पर अमेरिका का बयान जो है काफ़ी तरीके से गलत है। हम आंतरिक मामले में क्या कर रहे हैं इस पर आप टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। वहीं रेशम सिंह अरोड़ा पाकिस्तान के पंजाब में पहले सिख मंत्री बने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कुछ प्रमुख खबर क्या है। वहीं देखते हैं कि राज्यपाल को लेकर तमिलनाडु सरकार में एक अर्जी लगाई गई थी, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई की जाएगी। वहाँ के जो राज्यपाल हैं RN रवि के खिलाफ तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग भी की है। और इसमें बात यह किया गया है कि MK स्टालिन जो वहाँ के मुख्यमंत्री है, राज्यपाल RN रवि से वरिष्ठ DMK नेता के पोनमुडी को मंत्री पद के लिए शपथ दिलाने की अपील की थी, लेकिन राज्यपाल मुख्यमंत्री की सिफारिश मानने से इनकार कर दिया था। यानी कि मुख्यमंत्री ने ऐसा सिफारिश किया कि आप इन्हें पद के लिए शपथ दिलाएं, लेकिन राज्यपाल ने इसके लिए क्या क्या मना कर दिया था। लेकिन राज्यपाल ने मुख्यमंत्री सिफारिश मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। और इसी के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। वहीं आगे देखते हैं कि स्वनियामक पारिस्थितिकी का पालन करने में भारतीय नव उद्यम। अभी हाल ही में G20 समूह की जो बैठक हुई थी 2023 की लास्ट तक जो चली, शेरपा अभिकांत थे, उसको एक शेरपा कौन थे, अभिकांत ने सोमवार को कहा कि भारतीय नव उद्यम कंपनियों को पारदर्शिता और नैतिक आचरण के लिए स्वनियामकीय पारिस्थितिकी तंत्र का पालन करना
चाहिए। वहीं जीवंत स्टार्टअप आंदोलन खड़ा करना भी चाहिए। भारत का जो उद्देश्य है वो क्या है? जीवंत स्टार्टअप आंदोलन खड़ा करना चाहता है, तो कोई नियामक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऐसा करना चाहता है कि जीवंत स्टार्टअप करा चाहिए, तो कोई हस्तक्षेप भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरकारी विनियमन आने से नवोन्मेष पर लगाम लगती है। वहीं कूनो नेशनल पार्क में कूनो में गामिनी नाम की चीता ने 6 शावक को जन्म दिया है। आप ये बताएंगे ये जो चीता है कहाँ से लाया गया था? ये अफ्रीका से लाई गई चीता है जिसने 6 शावक को जन्म दिया था। कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में? आप ये कमेंट करके जरूर बताएं कि कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में अभी स्थित है। वहीं देखते हैं आगे, 5वें कार्यकाल में पुतिन ने तीसरे विश्व युद्ध की भी दी चेतावनी। पुतिन ने सीधी तौर पे बात कही है, अगर इस युद्ध में, रूस यूक्रेन युद्ध में नाटो देश संघ अगर इसमें हाथ लगाता है तो पूरा विश्व तीसरा विश्व युद्ध के लिए क्या रहे, तैयार रहे। हम इसके लिए पीछे नहीं हटेंगे और इस गलती की खामियाजा पूरा विश्व भुगतेगा। इस बार लगभग पुतिन 5वां कार्यकाल के लिए आए हैं और लगभग 87.2% वोट मिले हैं। इनके लिए प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट करके इन्हें बधाई दी है और कहा है कि भारत और रूस अगले 5 साल में और भी ज़्यादा अपनी कूटनीति को आगे बढ़ाएगी। पुतिन ने कहा कि हमारे पास बहुत काम है, कोई भी हमें डराने या हमारी इच्छा शक्ति और हमारे आत्मविवेक को दबाने में कामयाब नहीं हुआ है। बहुत खतरनाक सिद्ध है। वहीं उत्तर कोरिया ने रूस को युद्ध सामग्री के लिए 7,000 कंटेनर की आपूर्ति की है। ऐसा दक्षिण कोरिया का कहना है कि दक्षिण कोरिया के जो रक्षा मंत्री है उन्होंने दावा किया है कि रूस के लिए उत्तर कोरिया ने लगभग 7,000 करोड़ रुपए के कंटेनर के युद्ध सामग्री भेजे हैं ताकि यूक्रेन में जारी युद्ध में बढ़त बना सके। वहीं केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में बताया है कि महिलाओं के आरक्षण तत्काल अभी लागू नहीं किया जा सकता, ऐसा केंद्र ने कोर्ट को बताया है। जिसके पीछे क्या राज है ये हमें देखना चाहिए। सरकार का कहना है कि याचिका में स्थापित नहीं किया जा सका है इस चीज़ को, क्योंकि 106वें संविधान संशोधन का कोई हिस्सा असंवैधानिक है या संविधान की मूल संरचना को उल्लंघन करता है। याचिका में महिलाओं के लिए राजनीतिक आरक्षण को तत्काल लागू करने की मांग की है, जबकि अन्य आरक्षण लागू करने पर कोई समय सीमा प्रदान नहीं की गई है। वही देखते हैं कि IOA ने तदर्थ समिति भंग, WEFI ने जिम्मा संभाला है। इसके लिए IOA ने क्या क्या भंग कर दिया और WEF ने इसकी जिम्मा संभाली है। IOA ने कहा है कि राष्ट्रीय महासंघ के निलंबन रद्द होने के IOA क्या होता है कि भारतीय ओलंपिक संघ ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन ने भारतीय कुश्ती महासंघ के लिए, यह कुश्ती से रिलेटेड है। IOA ने कहा है कि राष्ट्रीय महासंघ के निलंबन रद्द होने के बाद खेल के संचालन के लिए तदर्थ समिति की कोई ज़रूरत अब नहीं है, इसलिए इसे क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। वहीं आदेश के बाद WFI और IOA द्वारा कुश्ती मामले के लिए संबंध के लिए तदर्थ पैनल को दिए गए ऋण को चुकाने के भी निर्देश दिया गया है। वहीं जय संजय सिंह ने कहा खेल मंत्रालय ने पिछले साल दिसंबर में WFI को निलंबित कर दिया था और उसने अभी तक निलंबन रद्द करने के आदेश जारी नहीं किया और इसके अलावा मामला अदालत में है और इसलिए यह आश्चर्य की बात है कि IOA ने तदर्थ पैनल को भंग कर दिया है। वही देखते हैं कि अभी हाल ही में जो है प्रधानमंत्री ने 15 वर्षीय तन्वी शर्मा को प्रशंसा की है। ऐसा क्योंकि तन्वी शर्मा किस गेम से रिलेटेड है? बैडमिंटन से रिलेटेड है। ये मलेशिया में आयोजित होने वाले वरिष्ठ एशियन चैंपियनशिप में जीत हासिल की है। 15 वर्ष के ये खिलाड़ी है तन्वी शर्मा और बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं तन्वी शर्मा ने मलेशिया में आयोजित सीनियर एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा है कि टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना टॉप्स
टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना का भी जिक्र किया और जिसका उद्देश्य यह है कि भारत के स्टार खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं और वैश्विक कोचिंग विशेषज्ञता की मुहैया कराना है ताकि वे शीर्ष स्तर पर प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन कर सके। टाप्स परियोजना याद रखिएगा, टाप्स परियोजना किससे खेल से रिलेटेड है। कहता अखिल और अनीस को स्वर्ण पदक मिला और भारत ने पोलिश ग्रां प्री में 6 पदक जीते हैं। पेरिस ओलंपिक कोटा विजेता अखिल श्योरान और अनीस भानवाला ने स्वर्ण पदक अपनी झोली में डाल दिए हैं। वहीं श्योरान ने पुरुष की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के मैच में 2 में 468.4 के रिकॉर्ड से स्वर्ण पदक जीता है। वहीं भारतीय नौसेना के निशानेबाज नीरज कुमार ने भी प्रभावित किया और पुरुषों के राइफल 3 प्री में मैच में 2 कांस्य पदक जीते हैं। वहीं स्विस ओपन में लक्ष्य और सिंधु भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। ये दोनों क्या भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है। फ्रेंड्स, ये खेल से न्यूज़ रिलेटेड था। आप लोगों के लिए आज के लिए इतना ही था। आप लोगों का धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। जो भी नए हैं इस क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा मनोबल भी बना रहे। और आपको कुछ लगता है चेंजिंग करने का तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने प्रतिक्रिया को दें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।